हरिपुरा नामक गांव एक शांत नदी के किनारे बसा था। वहीं अपनी छोटी सी झोपड़ी में राघव, उसकी पत्नी गौरी और प्यारी बेटी कणिका एक सादा मगर उम्मीद भरा जीवन जी रहे थे। पिताजी, मुझे नए कपड़े दिला दो ना। मेरे सारे दोस्तों ने इस दीपावली पर नए कपड़े लिए, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। तो ठीक है बेटा, आज बाजार से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा। आप तो हर दिन यही कहते हो कि बाजार से आते वक्त लेकर आऊंगा, पर कभी लाते ही नहीं हो पापा। और जब मैं पूछती हूँ तो बस इतना कहते हो, भूल गया। ठीक है बेटी, आज नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राघव ने धीरे से जाल उठाया, कणिका की तरफ एक नजर डाली और चुपचाप निकल पड़ा उस नदी की ओर। आग पग थके थे, मन भटका था, पर कणिका की मुस्कान याद थी। नदी की लहरों ने जैसे उसे बुलाया। राघव चुपचाप जाल रखकर नाव में बैठा और बह निकला उस दिशा में जहां शायद आज कुछ मिल जाए। सुबह से शाम होने को आई, पर आज भी जाल में बस एक दो छोटी बड़ी मछलियां ही फंसी हैं। आज वादा किया था कणिका से नए कपड़े लेकर आऊंगा। अब कैसे जाऊं घर, कैसे देखूं उसकी वो मासूम आंखें। उस थका हुआ शरीर और टूटा हुआ मन लेकर राघव लौट पड़ा उसी रास्ते पर जो हर दिन उसे घर तो ले जाता था, लेकिन आज वो अपनी बेटी की आंखों का सामना करने से डर रहा था। वो चल तो रहा था, पर हर कदम जैसे एक बोझ उठाए हुए था, वादे का बोझ जो आज भी अधूरा रह गया था। आप आ गए। आप कणिका दरवाजे पर ही आपका इंतजार करते करते सो गई। बहुत देर तक पूछती रही, पापा आए? चलिए आप हाथ पांव धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। तब गौरी ने बिना कुछ कहे खाना थाली में परोसा और राघव बिना नजर मिलाए बैठ गया खाने के लिए। दोनों के बीच खामोशी बैठी थी, जो बहुत कुछ कह रही थी बिना कुछ बोले। तभी गौरी बोली, आज भी कुछ नहीं मिला है ना जी? बस 2 मछलियां, इतनी भी नहीं कि कणिका के लिए रूमाल भी ले पाता। पता नहीं कितनी बार वादा करके तोड़ बैठा हूं मैं। राघव जी, हर बार खुद को मत कोसो, किस्मत को भी थोड़ा वक्त दो। आप कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। पर क्या सिर्फ कोशिशों से किसी की उम्मीदें पूरी हो जाती हैं? कणिका की मुस्कान जैसे हर दिन थोड़ी और कम हो रही है। हर दिन वादा करके लौटता हूं खाली हाथ और झूठी दिलासा देकर सो जाता हूं। अरे वो बच्ची है, आज नाराज है, कल भूल जाएगी। पर आप हार मत मानिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। खाना खा लेने के बाद गौरी भीतर जाकर लेट गई, लेकिन राघव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आंगन में चुपचाप बैठा रहा, टकटकी लगाए आसमान को देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो चांद की हल्की रोशनी में उसे कणिका की मुस्कुराहट दिख रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही राघव हाथ में जाल लिए निकल पड़ा मछली मारने। घर के बाहर गौरी भी तुलसी में पानी दे रही थी, हर दिन की तरह आज भी एक नई उम्मीद लिए। अंदर कणिका अब भी सो रही थी, मासूम, बेफिक्र। मैं निकल रहा हूं गौरी, आज शायद देर हो जाए आने में। ठीक है जी, बस खाली हाथ मत लौटिएगा, कणिका इंतजार करती है। पता है, आज दिल कह रहा है शायद कुछ अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं कोशिश करूंगा कुछ न कुछ कणिका के लिए लेकर ही आऊं। ठीक है, कणिका अब छोटी नहीं रही। उसकी आंखों में हर दिन एक नया सपना पलता है। बस आप टूटना मत, अब हमारी सारी उम्मीद सिर्फ आपसे है। इतना कहकर राघव ने एक बार फिर घर की ओर देखा, जहां उसकी नन्ही सी दुनिया अब भी सोई थी, और फिर वो चल पड़ा, हाथ में पुराना जाल और दिल में एक नई शुरुआत का सपना लिए। कुछ ही देर में वो नदी किनारे था। सामने उसकी पुरानी नाव जैसे हर रोज की तरह आज भी उसका इंतजार कर रही थी। नाव धीरे धीरे बहाव के साथ आगे बढ़ रही थी। पानी शांत था, पर राघव का मन हलचल से भरा। वो सोच में डूबा था,
पता नहीं आज कितनी मछलियां मिलेंगी कि सुबह से नाव बहती रही और समय जैसे पानी में घुलता चला गया। शाम होने को थी, पर राघव के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। थकान आंखों में उतर आई थी और उम्मीद जाल की तरह बार बार खाली लौट रही थी। उसे तब तक यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो मछलियां पकड़ते पकड़ते नदी के काफी दूर हिस्से तक निकल आया है। वो नाव मोड़ने ही वाला था, तभी दूर किनारे पर दो परछाइयां हिलती नजर आईं। सफेद कपड़ों में दो अजनबी उसे इशारा कर रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, या शायद जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। तभी राघव नाव से उतरकर उन दोनों व्यापारियों के पास गया। ओ मछुआरे, क्या तुम हमें नदी पार करा सकते हो? बताइए कहाँ जाना है? नदी के उस पार जाना है। अच्छा मेहनताना मिलेगा तुम्हें, बस हमें छोड़ दो वहां तक। वैसे तुम इस गांव के लगते नहीं हो, कहाँ से आए हो? मैं पास ही के गांव हरिपुर से आया हूँ। तभी तो मुझे लगा तुम यहाँ के नहीं हो। वैसे अगर तुम यहाँ रोज आते हो तो अच्छा काम आ सकते हो, क्योंकि यहाँ जो पुल था ना वो अब टूट चुका है। इस पार से उस पार जाने वालों की तादाद अब ज्यादा हो गई है। आधा दिन तो निकल ही गया, मछली तो एक भी नहीं मिली है। पर अगर इन दोनों को उस पार छोड़ दूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। शायद आज कनिका के लिए नए कपड़े ला सकूं। अरे ओ मछुआरे, किस सोच में डूबे हो? बताओ, जाना है या नहीं? हाँ हाँ, चलिए ले चलता हूँ। राघव ने उन दोनों व्यापारियों को अपनी नाव पर बैठाया। नाव धीरे धीरे बहने लगी, जैसे एक नया रास्ता खुल रहा हो। कुछ ही देर में वे नदी के उस पार पहुंच गए। राघव ने मुस्कुराते हुए दोनों को किनारे उतारा और बदले में व्यापारी ने 100 रुपए राघव के हाथ में रख दिए। राघव ने वो नोट हाथ में लिया और बोला, कभी सोचा नहीं था कि 2 लोगों को नदी पार करने के 100 रुपए तक मिल सकते हैं। पर यह 100 रुपए भी किसी वरदान से कम नहीं। शुक्र है प्रभु, आज कनिका के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगा। राघव नाव पर बैठा और धीरे धीरे लौट पड़ा अपने घर की ओर। नदी किनारे नाव लगाकर राघव बाजार की ओर बढ़ा। थका था शरीर, पर दिल में कणिका के लिए कुछ खास लाने की उमंग थी। और तभी उसकी नजर उस रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान पर जा टिक गई। हाँ भैया, क्या चाहिए? बच्चे का कपड़ा देख रही है क्या? हाँ, मेरी बिटिया है, छोटी सी है। इस बार दीपावली में कुछ अच्छा दिलाने का मन है। पिछले साल भी नहीं दिला पाया था। तो फिर देखिए, ये नया डिजाइन आया है, गुलाबी रंग फूलों वाला, और ये नीला वाला भी प्यारा है। अब बताइए क्या पसंद आएगा बिटिया को? गुलाबी वाला दिखाइए जरा। मेरी कनिका को ये रंग बहुत पसंद है। जब भी आसमान में शाम के बादल गुलाबी होते हैं, वो हाथ फैलाकर कहती है, देखो पापा, मेरा रंग। बिल्कुल बढ़िया पसंद है भैया। ये वाला सबसे ज्यादा बिक रहा है इस बार। 100 का है, लेकिन आज आपके लिए 80 रुपए में दे देता हूँ। बिटिया की मुस्कान के लिए कुछ तो कम किया जाए, है ना? दुकानदार ने कपड़ा धीरे से मोड़कर थैली में रखा। राघव ने पैसे दिए और बचे हुए 20 रुपए जेब में रख लिए। शायद घर की जरूरतें याद आ गई थी। थैली को हाथ में लेकर वह चल पड़ा घर की ओर। आ गए जी आप? अरे ये थैली क्या लाए हो हमारे लिए? कनिका के लिए है। इस बार उसका त्योहार अधूरा नहीं रहेगा। कणिका जल्दी इधर आ, देख पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये राघव ने थैली से धीरे धीरे फ्रॉक निकाली। गुलाबी कपड़ा देखते ही कनिका की आंखें चमक उठी। पापा, ये मेरे लिए। वो कपड़ा ऐसे थामे खड़ी रही जैसे कोई खजाना मिल गया हो। गौरी की आंखों में नमी थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। इसी तरह दिन बीतते गए। राघव अब हर रोज सुबह सुबह घाट पर पहुंच जाता, लोगों को उस पार ले जाता और शाम तक अच्छा खासा कमाकर लौट आता। कभी ये नाव राघव की जरूरत थी, आज ये उसका धंधा बन गई है। पीछे बैठे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन राघव की नजर हर किसी की जेब पर होती थी। पहले मछली के लिए भागता था, अब 100 रुपए के लिए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, शायद राघव को भी। वो राघव अब नाव लेकर हर दिन इस किनारे से उस किनारे, फिर उस किनारे से वापस इस किनारे लोगों को लेकर
जाता, लाता रहता। दिन भर यही सिलसिला चलता। तभी एक दिन एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। झुकी कमर, कांपते कदम और आंखों में उम्मीद की एक आखिरी लकीर। बेटा, नदी पार जाना है मेरे पास, बस 80 रुपये हैं। थोड़ा रहम कर बेटा, मुझे उस पार ले चल। उधर मेरा बेटा है, बाकी दे देगा। देखो अम्मा, यहाँ नदी पार करने का रेट साफ लिखा है, 100 रुपये है तो चलो, नहीं है तो अपने रास्ते जाओ। यहाँ मोल भाव नहीं चलता। बेटा, 2 दिन पहले भी आई थी, तब तो तूने 50 रुपए लिए थे। आज अचानक 100 क्यों कर दिए? मैं बहुत दूर से आई हूँ, घर से 80 रुपए लेकर चली थी। उस पर मेरा बेटा है, वो 20 रुपए दे देगा तुझे पक्का। ले चल बेटा, थोड़ा रहम कर। अरे एक बार बोल दिया ना बुढ़िया, समझ में नहीं आता क्या? पूरे 100 रुपये हैं तो चढ़ो नाव में, वरना निकलो, जंगल वाला रास्ता पकड़ो। अरे बेटा, इतना क्यों बिगड़ते हो? इतनी सी नदी है, इसके लिए 50 रुपये भी बहुत थे, पर तुमने 100 कर दिए। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा उधर है, दे देगा बाकी के पैसे। पर तुम तो जैसे इंसान नहीं, नोट छापने की मशीन हो गए हो। गलत कर रहे हो बेटा, बहुत गलत। राघव के वो लफ्ज बूढ़ी अम्मा की छाती में तीर बनकर उतर गए। कुछ देर तक वो चुप खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गई, जंगल वाले रास्ते की ओर। आज किसी ने पहली बार उसे इस तरह अपमानित किया था। वो जानती थी जंगल के रास्ते घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, पर अब उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। आज की कमाई भी ठीक ठाक हो ही गई और अब कोई सवारी भी नहीं आ रही है। चलो, आज थोड़ा जल्दी ही घर निकल जाता हूँ। राघव अपनी नाव को वहीं नदी किनारे लगाकर चल पड़ा, उस नई दुनिया की ओर जिसे उसने बीते कुछ महीनों में अपने ही हाथों से बसाया था। अब वो पुराने टूटे फूटे घर में नहीं रहता था, बल्कि उसने अब अपने लिए एक छोटा सा ही लेकिन पक्का घर खड़ा कर लिया था। ईंट की दीवारें थीं और छत पर टीन की चादरें, जो न सिर्फ बारिश से बचाती थी, बल्कि उसकी मेहनत की हर बूंद को चुपचाप समेटे खड़ी थी। अरे, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, सुबह सुबह ही कमाई ठीक ठाक हो गई थी और दोपहर के बाद से कोई सवारी आई ही नहीं, तो सोचा चलो आज थोड़ा पहले ही घर चला जाऊं। वैसे निका कहाँ है? स्कूल गई है, बस आती ही होगी अब थोड़ी देर में। अरे मम्मी पापा, देखो तो सही, मैं आ भी गई हूँ। पापा, आज तो आप जल्दी आ गए। अब कहानी सुनाए बिना नहीं मानूंगी, समझे? ठीक है मेरी महारानी, बैठो, सुनाता हूँ तुम्हें एक कहानी। अरे क्या कहानी वानी सुनानी है अभी? पहले जाइए आप, मैं खाना लगाती हूँ। और कनिका, तू भी जा स्कूल का कपड़ा बदल, फिर आकर पापा के साथ खाना खा ले। फिर चाहे जितनी कहानी सुननी हो सुनते रहना, बाप बेटी दोनों। राघव और कणिका दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर में गौरी भी थाली में गर्म गर्म खाना परोस कर ले आई। घर के उस छोटे से कमरे में दोनों बाप बेटी मजे से बैठकर खाना खाने लगे। पापा, अब आप कहानी सुनाओ ना, कनिका को आज कहानी सुननी है। चलो ठीक है मेरी महारानी, तुमको सुनाता हूँ एक लालची गधे की कहानी। क्या पापा, हर बार बस एक ही कहानी सुनाते हो? लालची गधा, लालची गधा, कुछ नया नहीं है आपके पास? तो ठीक है, मैं नहीं सुनूंगी कहानी। आप पहले ये बताइए, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? रे, ये कैसा सवाल हुआ? मैं तो तुझे अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ बेटी। तो फिर अपनी इस प्राण से भी प्यारी बेटी को 5 रुपया दीजिए ना, चॉकलेट खानी है। तभी राघव मुस्कुराते हुए कणिका को 5 रुपए का सिक्का देता है और मासूम सी कणिका वो सिक्का लेकर खिलखिलाते हुए वहां से चली जाती है। हे भगवान, मेरा बेटा तो मुझे बहुत ढूंढ रहा होगा अब तक। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। बस किसी तरह जल्दी घर पहुंच जाऊं। आंखें तो अब
ठीक से देख भी नहीं रही, लेकिन क्या करूं? रास्ता और कोई नहीं था। अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। बूढ़ी माँ जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा पहले से ही खुला था और सामने उसका बेटा बेचैनी से टहल रहा था। अम्मा, कहाँ रह गई थीं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। बार बार घाट तक गया, मन बहुत घबरा रहा था। चलिए अंदर चलिए, पहले आप थोड़ा बैठिए, फिर बताइए क्या हुआ। अब बताइए, आपको इतना लेट कैसे हो गया आने में? मैं तो कब से बैठा था। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था अम्मा। बेटा, मैं तो गई थी नदी पार करने। 20 रुपया कम था मेरे पास, और जो मछुआरा था ना वहां, उसने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। कहा, जाओ, जैसे जाना है जाओ। बहुत समझाया, कहा बेटा उधर है, दे देगा, पर नहीं माना। फिर क्या करती, जंगल वाले रास्ते से आना पड़ा। माँ की बात सुनते ही बेटे की आंखों में कुछ गुस्सा सुलगने लगा, जैसे हर लफ्ज सीधा दिल में उतर गया हो। सिर्फ 20 रुपए के लिए उसकी बूढ़ी माँ को जंगल के रास्ते भटकना पड़ा। ये सोचते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। कौन था वो? नाम बता दीजिए अम्मा, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा दूंगा। आगे से वो किसी मां को ऐसे अपमानित करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं बेटा, तुम अभी गुस्से में हो और मैं बहुत थक चुकी हूं। लेकिन याद रखना, जो तू करेगा वही लोगों को हमारी पहचान बताएगा। अगर तू जाकर उसे पीटेगा तो क्या होगा? 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, पर हमारे नाम पर एक धब्बा रह जाएगा। अगर वाकई कुछ करना है तो पीछे जो पुरानी नाव पड़ी है उसे ठीक कर, और सुबह से उसी घाट पर जा, लोगों को बिठा और बिना पैसे लिए या जितना कोई दे सके उतना लेकर उन्हें उस पार पहुंचा दे, ताकि अगली बार कोई बूढ़ी माँ मेरी तरह आंसू न बहाए और वो देखे कि इंसानियत अभी जिंदा है। समझे? हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो। कल से मैं भी जाऊंगा नदी किनारे, और जो बन पड़ेगा लोगों की मदद करूंगा, मुफ्त में या जितना हो सके उतने में। तभी शायद उस मछुआरे की अकड़ उतरेगी और मेरी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। अगली सुबह राघव थोड़ा जल्दी ही घर से निकल पड़ा। मन भारी था, पर इरादा साफ। आज से चीजें बदलनी थी। वो जैसे ही घाट पहुंचा, उसकी नजर वहीं टिक गई जहां एक नाव पहले से ही किनारे पर लगी थी, और उस नाव के सामने एक बोर्ड लगा देखा, जिस पर लिखा था, जितना मन हो उतना देना। राघव ठिठक गया। उसने नाव को गौर से देखा और फिर सामने खड़े उस नौजवान को, जो अब भी उसी संकल्प के साथ खड़ा था। राघव समझ चुका था, यह अब सिर्फ नाव की बात नहीं थी। अरे क्या भैया, ये बोर्ड क्या लगा रखा है? और तुम ये नाव लेकर यहीं क्यों आए? यहां तो मैं पहले से ही चला रहा हूं। मेरी रोजी रोटी इसी नाव से चलती है। देखिए भैया, मैं भी यहां कुछ कमाने ही आया हूं। नया हूं, पहला दिन है, तो सोचा कोई ग्राहक रुके, इसीलिए ये बोर्ड लगा दिया। ये तो फिर फ्री क्यों लिखा है? फ्री में लोग बिठाओगे तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? तुम्हारा बोर्ड तो मेरा पूरा धंधा बंद कर देगा। भैया, जब घाट पर एक ही नाव हो ना, तो फिर किराया नाविक के मूड से ही चलता है। मन हुआ तो कभी 80 रुपए लिखा दिया, कभी 100, और अगर कोई जरूरतमंद आया जिसकी जेब में 10-20 कम हो तो उसे डांटकर भगा दिया। यही तरीका बन गया था यहां के नाविकों का। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कभी मनमानी नहीं की। अरे जाओ भैया, धंधे का टाइम हो गया है, दिमाग मत चाटो मेरा। आइए माँ जी, आइए बहन जी, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितना मन हो उतना देकर नदी पार करो। क्या तुम सच कह रहे हो? 10-20 रुपए में ही नदी पार करवा दोगे? हाँ बहन जी, जितना देना हो दे दीजिएगा। चलिए बैठ जाइए। इस तरह उस युवक को उसकी पहली सवारी मिल गई और राघव बस चुपचाप खड़ा देखता रह गया। अरे ये लड़का तो ऐसा रेट लगा के बैठा है कि मैं चाहे 100 से 50 कर दूं या 40 भी कर दूं, तब भी कोई मेरे पास नहीं आएगा। अब समझ में ही नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। इस सुबह से शाम ढलने को आई, पर राघव की नाव पर एक भी सवारी नहीं चढ़ा। वो घाट के किनारे चुपचाप बैठा,
बस आते जाते लोगों को उस नई नाव की ओर जाते हुए देखता रहा। उधर वही नया लड़का सुबह से लगातार सवारियां लाता ले जाता रहा। राघव की आंखों में थकावट थी और दिल में खालीपन। सूरज ढल चुका था और साथ ही राघव की उम्मीद भी। फिर वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ, अपनी नाव को किनारे लगाकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। अरे आ गए जी आप, इतना मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ घाट पर? आज तो चेहरा जैसे थकान से नहीं, किसी बोझ से झुका हुआ लग रहा है। क्या बताऊं गौरी, आज घाट पर एक नया नाव वाला आ गया था। जितने भी लोग आते गए सबको फ्री में ही उस पार ले जा रहा था। मैं तो सुबह से वहीं बैठा रहा। उम्मीद थी कि कोई तो मेरी नाव पर चढ़ेगा, पर कोई नहीं आया। अरे भला, फ्री में किसी को कोई क्यों ले जाएगा? नाव चलाना कोई मजाक है क्या? खर्चा भी लगता है, थकावट भी होती है। तो आखिर वो क्या सोचकर सबको यूं ही पार करा रहा है? वो कल शाम एक बूढ़ी मियां आई थी, कमजोर सी, थकी हुई। बोली, बेटा मेरे पास 80 रुपये हैं, मुझे उस पार जाना है, वहां मेरा बेटा है, वो बाकी पैसे दे देगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, कहा पूरे पैसे दो वरना जाओ। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर कुछ बोले बिना जंगल वाले रास्ते से चली गई। मैंने उस वक्त कुछ महसूस नहीं किया, पर रात होते होते न जाने क्यों उसका चेहरा, उसकी आंखें बार बार सामने आने लगी। आज जब देखा कि वही औरत का बेटा नाव लेकर आया है और सबको फ्री में नदी पार करा रहा है। तभी तो मैं सोच रही थी, आखिर कोई यूं ही सबको फ्री में क्यों ले जाएगा? मुझे नहीं लगता उसे नाव चलाने में कोई खास दिलचस्पी है। बस वो आपसे बदला लेने आया है, उस अपमान का जो आपने उसकी माँ के साथ किया था। देखिए राघव जी, गलती आपसे हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। 20 रुपए कम थे, फिर भी उस बूढ़ी माँ को मना नहीं करना चाहिए था। क्या पता कितनी मजबूरी में आई हो। अब अगर सब कुछ ठीक करना है तो कल सबसे पहले जाइए और उस लड़के से माफी मांगिए। क्या पता शायद वो माफ कर दे। जब एक ओर राघव पछतावे में डूबा था, उसी वक्त बूढ़ी अम्मा का बेटा भी दिन भर की थकान लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खोला और देखा अम्मा वहीं बैठी थी, थकी हुई, मगर जैसे आंखों में कोई उम्मीद टिमटिमा रही थी। आ गया बेटा, कैसे रहा आज का दिन? काफी लोग आए, कोई 10 रुपए दिया, कोई 20, एक तो 50 रुपया दिया। मैंने मना भी किया, बोला इतना क्यों दे रहे हैं? तो वो बोला, बेटा जितनी ईमानदारी से तू मेहनत कर रहा है उसके आगे तो 50 भी कम है। वो सुनकर ना अम्मा, दिल सच में खुश हो गया। अब तू लालच मत करना बेटा, असली कमाई तो वही है जब लोग तुझे दुआ दे के जाएं। पैसा तो आता जाता रहेगा, पर किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। अगली सुबह राघव जल्दी उठ गया। दिल भारी था, पर सोच लिया था अब कुछ ठीक करना है। चुपचाप झोला उठाया और चल पड़ा उसी घाट की ओर जहां सब बिगड़ा था और आज अब बस सब ठीक करना था। घाट पर पहुंचा तो देखा वो नौजवान पहले से मौजूद था। नाव किनारे लगी थी और बोर्ड अब भी लगा हुआ था। राघव कुछ देर तक बस खामोश खड़ा देखता रहा। आंखें उस लड़के से मिल नहीं रही थी, पर दिल कह रहा था अब और देर मत कर। थोड़ी हिम्मत जुटाई और चुपचाप आगे बढ़ गया, हर कदम जैसे माफी मांग रहा हो। भैया, मैं आज आपसे माफी मांगने आया हूं। उस दिन जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मां को सिर्फ 20 रुपया के लिए लौटा दिया और आज तक वो बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूं आज। बस आपसे एक बात कहने आया हूं कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अरे वाह, एक ही दिन में सारी अकड़ उतर गई भैया। उस दिन जब मेरी अम्मा कह रही थी 80 रुपए है, बाकी मेरा बेटा दे देगा, तो तब तो तुम बहुत ऊंची बोल रहे थे।
यहां मोल भाव नहीं चलता। पैसे हैं तो चलो, वरना जाओ जंगल के रास्ते। हाँ भैया, सच कहूं तो अब समझ में आया कि मैं आपसे कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि आपने जो किया है वो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता हूं। वैसे ये हार जीत की बात नहीं है भैया, बस मैं शर्मिंदा हूं दिल से, और फिर से कहता हूं कि अब कभी किसी को 20 रुपया के लिए नहीं लौटाऊंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप घाट पर रहिए, लेकिन किराया उतना ही लीजिए जितना वाजिब हो, ना ज्यादा ना जबरदस्ती। क्योंकि याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे कहीं बड़ी चीज होती है। चलिए, अब मैं चल रहा हूं। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। ये जिंदगी में हालात सबके खराब होते हैं, कभी जेब खाली होती है तो कभी मन, लेकिन जो चीज हमें इंसान बनाती है वो है हमारी इंसानियत। मेरा नाम माही है, मैं 19 साल की एक बच्ची हूँ। इस वीडियो को मैंने दिल से और बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूं। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओ मेरे साथी, चले हम घूमने। अरे ओ झमझम, जल्दी चल ले बहन, वरना अगर देर हो गई तो फिर सोनू से नहीं मिल पाएंगे। एक दिन तुम इस सोनू के चक्कर में बहुत ही बुरा फंसेगी, देख लेना, मेरा दिल कहता है ना। अरे ओ बंदर के बच्चे, तुमने अभी कुछ कहा क्या? अरे मैं तो ये कह रही थी, एक ना एक दिन तुम और सोनू साथ रहोगी, मेरा दिल कहता है। हाँ जम, तेरे मुंह में घी शक्कर, ओहो मेरे साथ ही, चल मेरे साथ ही। अरे ओ रिमझिम मॉम, अब आ रही हो? मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ जानती हूँ, आने में देर हो गई, पर माफ कर देना सोनू। मुझे अब लगता है हम लोग अब कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो रिमझिम? ऐसा क्या हुआ जो अब नहीं आओगी मिलने? मेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए शहर भेज रहे हैं, पर मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर तो मानो जैसे सोनू का दिल ही बैठ गया। वो थोड़ी देर तक बस चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, रिमझिम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यूं मुझे छोड़ कर चली जाओगी, पर अब कर भी क्या सकते हैं। शायद कुछ रिश्ते अधूरे ही रहने के लिए बनते हैं। बस एक बात कहना चाहता हूं कि तुम भूलना मत कि हम कभी दोस्त थे। उदास मत हो सोनू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मैं बस पढ़ने जा रही हूँ और हम हमेशा दोस्तों रहेंगे। वैसे भी लौट कर तो मुझे वापस तक इसी गांव आना है। तुम मेरा इंतजार करना, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये लॉकेट लाई हूँ, इसे हमेशा अपने साथ रखना। ठीक है रिमझिम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मन लगाकर पढ़ना और मेरी चिंता मत करना। ठीक है सोनू, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रिमझिम और झिलमिल दोनों घर की ओर चल दिए, और सोनू वहीं थोड़ी देर तक चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर वो भी धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे रिमझिम, तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम पढ़ने शहर जा रही हो। क्या बताऊं झिलमिल, मुझे भी कल रात में ही पता चला। पिताजी बोल रहे थे कि यहाँ के स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए तुम्हें शहर भेजेंगे। मैं तो कितना बोली कि मैं यहीं पर रहूंगी, रहने दीजिए, आप नहीं माने पिताजी, तो
अब क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। ठीक है रिमझिम, वहां जाकर मन लगाकर पढ़ना। देखो मुझे भूल मत जाना, और जब भी टाइम मिले ना तो हमें जरूर याद करना। रिमझिम और झमझम मम्मा आपस में बातें करते करते घर के पास पहुंच गए। उधर सोनू भी धीरे धीरे चलता हुआ अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ पहुंचा। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटा तुमको तो पता ही है ना घर के हालात कैसे हैं। अभी कुछ नहीं है खाने को, पर पापा कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे शाम में। शाम होते ही पापा घर लौट आए, लेकिन आज भी उनका हाथ खाली था। चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ओ जी, आज भी कुछ नहीं लाए खाने को। सोनू सुबह से भूखा है, कुछ तो ले आते। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, और गांव की दुकान से पहले ही बहुत ज्यादा उधार हो गया है, तो उन्होंने और देने से मना कर दिया। क्या करता मैं? इतना सुनते ही सोनू उदास होकर बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाते ही पिता ने धीमे से कहा, सुनो, सोनू की माँ, अब वही करना होगा जो हम लोग इतने दिनों से टालते आ रहे थे। क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। ठीक है जी, तब आज रात होते ही निकल जाएंगे दोनों। आज रात भी सोनू भूखे पेट ही सो गया। उधर उसके मम्मी और पापा चुपचाप घर से बाहर निकल पड़े। दोनों की आंखों में डर और बेबसी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वो नदी के किनारे पहुंचे। सुनो, सोनू की मम्मी घर के सारे दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद कर दिए थे ना? हाँ, सब बंद कर दिया है, लेकिन पता है मैं अभी भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं हम लोगों के जाने के बाद सोनू कैसे रहेगा अकेले। वो तो अभी इतना छोटा है। अरे अकेला नहीं रहेगा सोनू, मेरे बड़े भैया है ना, वो जरूर उसे अपने घर ले जाएंगे। कम से कम वहां 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। शायद उन्हीं के पास उसे थोड़ा प्यार भी मिल जाए। हाँ, तू ठीक कह रही हो। भैया जरूर सोनू को अपने पास बुला लेंगे, पर एक बात सोच सोच कर दिल कांप जाता है। अगर सोनू को ये पता चला कि हम दोनों मर चुके हैं, तो पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी। अरे वो तो बच्चा है, उसे तो यही लगेगा कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो, अब सुबह होने वाली है। इतना कहकर दोनों ने नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। सूरज की हल्की किरणें फैलने लगी। उधर सोनू पूरे घर में अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। मम्मी पापा, तुम कहाँ चले गए? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मैं उठ गया हूँ, देखो ना, मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। सोनू पूरे गांव में घूम घूम कर हर किसी से पूछने लगा, काका, क्या आपने मेरी मम्मी पापा को देखा? वो सुबह से घर पर नहीं है, कहाँ चले गए वो? नहीं सोनू बेटा, मैं तो अभी अभी यहाँ आकर बैठा हूँ, शायद वो आगे होंगे। तू जरा जाकर देख ले बेटा। सोनू बेचारा उदास होकर आगे बढ़ चला। वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं मम्मी पापा कहाँ चले गए। बिना कुछ बताए तभी सामने से उसे रघु चाचा दिखे। रघु चाचा, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा क्या? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा है, शायद वो कहीं गए होंगे। तू घर जा, आ जाएंगे। सोनू पूरे गांव में कोने कोने तक ढूंढ चुका था, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वो चुपचाप
अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, क्या पता मम्मी पापा जब आए तो वो मुझे देख लें या मैं उन्हें देख लूं। सोनू वहीं पर बैठे बैठे गया। थोड़ी देर में सोनू की आंख लग गई। उधर पूरे गांव में हल्ला मच गया कि सोनू के मम्मी पापा घर छोड़कर भाग गए हैं। अचानक सोनू की नींद खुली। उसने देखा सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। राशन वाला चिल्ला रहा था, मेरा पैसा उधार है, कौन देगा अब। वहीं एक जमींदार भी खड़ा था जो कह रहा था, मेरा भी बहुत पैसा बाकी है। बेचारा सोनू चुपचाप खड़ा रहा, डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सबकी बातें सुनता रहा। सुन ले सोनू, जब तक मेरा पैसा नहीं चुकता तब तक उस घर में दिखना भी मत, समझा। अब वो घर मेरा है। सुन सोनू, जब तक मेरा पैसा तू नहीं चुका देता तब तक तू मेरे घर पर काम करेगा, मेरे खेत में मजदूरी करेगा और बदले में तुझे सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा। सोनू बेचारा डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। चुपचाप जमींदार के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो जमींदार के घर पहुंच गया। अरे ये बच्चा कौन है? इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ? ये लड़का, अरे यही तो है रामलाल का बेटा जो गांव छोड़कर भाग गया है। ठीक है, लेकिन इसे लेकर अब यहाँ क्यों चले आए हो? ये अब यही रहेगा, घर का भी काम करेगा और खेत का भी। अच्छा किया जी, आप इसे यहाँ ले आए। मुझे तो झाड़ू पोछा करने में बहुत दिक्कत होती है, बर्तन धोने में भी जान निकल जाती है। बबली को बोलती हूँ तो उसे तो कुछ करना ही नहीं आता। अबे ओ सोनू, यहाँ खड़ा खड़ा क्या हम लोगों की बातें सुन रहा है? जाकर झाड़ू उठा और पूरा घर चमक जाना चाहिए, समझा। सोनू ने चुपचाप झाड़ू उठाया और पूरे घर को चमकाने में लग गया। कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी आंगन। थक हार कर भी बिना कुछ बोले वो बस काम करता रहा और इसी तरह जैसे तैसे करके दिन ढल गया और रात हो गई। मालकिन, सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, अब तो रात हो गई है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? बहुत भूख लगी है और मैं कहाँ सोऊंगा मालकिन, बताइए ना। खाना वाना सब खत्म हो गया है, तेरे लिए कुछ नहीं बचा, समझा। जाकर बाहर जमीन पर सो जा, पैर के नीचे ही तेरी जगह है अब। मालकिन की बातें सुनकर सोनू का मन और भी बुझ गया। उदासी से भरा चेहरा लेकर वो चुपचाप बाहर निकल पड़ा। बेचारा सोनू भूखे पेट ठंडी जमीन पर बस यूं ही लेट गया। ना कुछ कहा, ना किसी से शिकायत की, पर नींद भी तो कहाँ आती जब पेट खाली हो और दिल भारी। वो बस आसमान को ताकते हुए धीरे धीरे आंखें मूंदता चला गया। अगली सुबह की पहली किरणें भी नहीं फूटी थीं। घड़ी में बस 4 ही बजे थे। सारा गांव अभी गहरी नींद में डूबा था। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा और एक अजीब सी उदासी पसरी थी। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़क आवाज गूंजी। ओए सोनू, उठ बे, इतनी देर तक क्या सोएगा? चल, खेत पर काम करना है। सोनू ने थकी हुई आंखें खोली। उसकी कमर में अब भी दर्द था, पर क्या करता? उसके पास ना कोई सवाल था, ना कोई हक। वो चुपचाप उठा, धूल भरे कपड़े झाड़े और धीरे धीरे मालिक के पीछे खेत की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में सोनू और मालिक खेत तक पहुंच गए। देख सोनू, इधर जो फसल लगी है ना, इसमें पानी डाल देना समय पे, और इधर जो जमीन खाली पड़ी है उसका सारा घास काट कर रख देना। और सुन, देर नहीं होनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा, समझा। सोनू ने चुपचाप सिर हिलाया, ना कुछ कहा ना पूछा, बस फावड़ा उठाया और काम में जुट गया। धूप चढ़ती गई, सोनू की सांसें तेज होती गई, पर वो रुका नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मम्मी पापा की याद और उस दिन का इंतजार जब सब ठीक हो जाएगा। शाम ढली, सारा काम पूरा किया, घास का ढेर लगाया
और चुपचाप घर की ओर चल दिया। अरे सुनिए जी, देखिए ना जरा, ये लड़का सोनू सीधा घास का ढेर लेकर घर में घुस आया है। कोई तमीज है भी या नहीं इसे? अबे ओ सोनू, क्या घर को गोदाम बना दिया है तूने? तभी सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो उठे, हाथ में डंडा लेकर आए और बेचारे सोनू पर टूट पड़े। हर एक वार जैसे उसकी मासूमियत को कुचल रहा था। वो मासूम कुछ बोले बिना। तभी सेठ जी बोले, बाहर जाकर राख इसे, आज भी तुझे खाना नहीं मिलेगा। धीरे धीरे घास का ढेर उठाया और घर के बाहर निकल गया। रात होने को आई, सभी लोग सो चुके थे, पर सोनू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचारा रोते हुए अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था। कहाँ चली गई हो आप मम्मी पापा? जल्दी आओ ना। देखो, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते हैं ठीक से। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ। रोते हुए वो बेचारा सोनू धीरे धीरे सोने की कोशिश करता है, क्योंकि सुबह खेत पर जल्दी जाना था। इस तरह वक्त बीतता गया। सोनू दिन में खेत, रात को घर का काम करता रहा। ना आराम ना छुट्टी। 10 साल में वो मासूम बच्चा अब एक युवा बन चुका था। कितनी बार कहा है सुबह सुबह पहुंचाकर? हर दिन देर, हर दिन बहाना। मालिक, आप ही ने तो वो मकई लाकर दिया था और कहा था बैठकर इसे छीलता रहा। रात हो गई, देर से सोया तो नींद भी लेट खुली। अरे ओ, अब तू मुझसे ही जुबान चला रहा है? ठहर जा जरा, अभी तुझे दिखाता हूं तेरी औकात। सेठ जी ने गुस्से में डंडा उठाया और जोर जोर से बरसाने लगे सोनू पर इस बार सोनू चुप नहीं रहा। मन ही मन सोचता रहा। 10 साल हो गए, हर दिन बस सहता रहा, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। अचानक एक जोर की चीख और गुस्से में भरे कदमों के साथ सोनू मौका देखकर मालिक को धक्का देकर वहां से भाग गया। भागते भागते सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसे ना कोई रोकने वाला था, ना कोई मारने वाला। चलो, आखिरकार जान तो छूटी उस सेठ से। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा आगे क्या करना है। सोनू भाग तो आया था, पर अब उसके सामने एक सवाल खड़ा था। अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? वो एक चट्टान पर बैठा, थका हुआ, उलझा हुआ, बस आसमान की तरफ देखे जा रहा था। तभी एक साधु, पीली धोती, कंधे पर झोली और हाथ में कमंडल लिए वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नजर सोनू पर पड़ी और वो रुक गए। बच्चे, यहाँ यूं अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? तुम्हारा मन इतना भारी क्यों लग रहा है? बाबा, मेरे पास अब कोई नहीं है। मम्मी पापा नहीं रहे और जिनके घर काम करता था वहां से भाग आया हूँ। अब समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। साधु बाबा ने सोनू के सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर तक आंखें मूंदे रहे, जैसे वो उसके भविष्य को देखने की कोशिश कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तेरे जीवन का जो बुरा समय था वो अब धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है, मगर अभी भी थोड़ा और संघर्ष करना होगा। मैं देख रहा हूं, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तू लोगों की मदद करेगा और तुझे वो सम्मान मिलेगा जिसकी तू सच में हकदार है। अब तू यहाँ पास के शहर चला जा, वहाँ छोटा मोटा काम कर ले। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन आगे चलकर यही तेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। सोनू बस खामोश खड़ा रहा, मन में कई सवाल, पर जवाब सिर्फ एक। अब उसे शहर जाना चाहिए। और फिर वो उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा एक अनजानी मंजिल की ओर। भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेंगे? मैं आपका हर काम दिल से कर दूंगा। भैया, तुम पढ़े लिखे हो भी या नहीं? अब तक क्या किया है जिंदगी में? कहीं पहले काम किया है कि पहली बार नौकरी मांग रहे हो? जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर जो भी काम देंगे ईमानदारी से करूंगा भैया। मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। ओ, तुम जैसे लोग, माफ करना,
मेरी दुकान पर सिर्फ पढ़े लिखे और समझदार लोग ही काम करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा, कोई और जगह देखो। बेचारा सोनू मायूस होकर आगे बढ़ ही रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने इशारा किया। ए बेटा, इधर आओ, बहुत थके लग रहे हो बेटा, काम की तलाश में हो। उधर देखो, वो जो बैठा है ना, मेरा भाई है, जाओ, वो तुम्हें काम दे देगा। सोनू ने बुजुर्ग की तरफ देखा और बिना देर किए उस ओर बढ़ गया। बाबा प्रणाम, मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? देखो बेटा, अब मुझसे ये सब्जी बेचने का काम नहीं होता। तुम ये दुकान संभाल लो, जो आमदनी हो उसमें से थोड़ा मुझे दे देना, बदले में ये दुकान तुम्हारी हुई। बाबा, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। ये दुकान अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं हर दिन मन लगाकर इसका ध्यान रखूंगा। बुजुर्ग आदमी वहां से चुपचाप चले गए और सोनू पहली बार एक नई उम्मीद के साथ दुकान पर बैठ गया। दिन भर ग्राहक आते रहे। सोनू ने सभी को सामान दिया, बड़ी ईमानदारी से। धीरे धीरे शाम हो गई और तभी बुजुर्ग वापस लौटे अपना हिस्सा लेने। बेटा, आज कितनी की दुकानदारी हुई है? बा आज की दुकानदारी 120 रुपए की रही और जो पहले के 60 रुपए थे ना, उन्हें जोड़कर कुल 180 रुपए हुए हैं। दे दे बेटा, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और हाँ, तू यही दुकान के पीछे मेरी छोटी सी झोपड़ी है ना, वहीं जाकर सो जाना। बाबा अपना हिस्सा लेकर चुपचाप वहां से चले गए और सोनू भी थका हारा सा दुकान समेटकर धीरे धीरे झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अगले दिन सोनू सुबह सुबह ही आ पहुंचा दुकान पर, मन में उम्मीद की एक किरण लिए। हाँ बहन जी, क्या लेना है आपको आज? भैया, पिछली बार टमाटर थोड़े नरम थे, आज ताजे टमाटर और परवल दीजिए 1-1 किलो। हर दिन की तरह सोनू अपनी दुकान पर बैठा सबको सामान देता रहा, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी अचानक दुकान पर रिमझिम और झमझमा पहुंचे सामान लेने। सोनू तो जैसे पल भर के लिए सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन चेहरों को वो बरसों से याद करता आया है, वो आज यूं सामने खड़े होंगे। रिमझिम, झमझम, तुम दोनों यहाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रिमझिम थोड़ी देर तक चुप रही, सिर्फ सोनू को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली। हाँ सोनू, मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं शहर जा रही हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो आलू और आधा किलो परवल दे दो जल्दी। सोनू के मन में कई सवाल थे, पर वो कुछ नहीं कह सका और रिमझिम झमझम सामान लेकर निकल गईं। आज भी बाकी दिनों की तरह ग्राहक आते रहे। सोनू ने सबको सामान तो दिया, पर आज उसका मन कहीं और था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल बेचैन था। शाम ढलने लगी और आखिरकार दुकान बंद करके वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रात हो चुका था, सब सो चुके थे। सोनू बस एक तक आसमान को देखे जा रहा था, जैसे तारों में अपने जवाब ढूंढ रहा हो। रिमझिम आज इतने सालों बाद मिली, पर वो पहले जैसी नहीं थी। ना एक सवाल, ना कोई बात, बस आई और चली गई। क्या वो मुझे भूल चुकी है या फिर उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? झमझम भी साथ थी, पर उसके चेहरे पर भी एक अजनबीपन था। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत भारी लग रहा है। क्या हम सच में इतने दूर हो गए हैं? अगले दिन सुबह सुबह सोनू ने रोज की तरह दुकान खोली, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने बाबा को भी दुकान पर बुला लिया था। अरे बाबा, आप आ गए? आप यहीं दुकान पर बैठिए जरा, मुझे आज एक दोस्त से मिलने जाना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू बेफिक्र होकर जा, यहाँ सब संभाल लूंगा मैं। सोनू बाबा को दुकान पर बैठाकर चुपचाप निकल पड़ा। दिल में बस एक ही आस थी, शायद आज कहीं न कहीं रिमझिम मिल ही जाए।
दिन भर की तलाश के बाद शरीर थक गया था, पर दिल अब भी बेचैन था। रास्ते में एक शांत मंदिर दिखा। सोनू बिना कुछ सोचे वहीं खड़ा हो गया। धीरे धीरे आंखें मूंदते हुए बस यही बोला, हे भगवान, मुझे मेरी दोस्त रिमझिम से मिला दे। मंदिर के दूसरी ओर कुछ बच्चे खड़े थे और उन्हीं में रिमझिम और झमझम भी दिखी। सोनू की आंखें चमक उठी। वो बिना कुछ सोचे सीधा रिमझिम की ओर चल पड़ा। अरे रिमझिम, तुम यहाँ, ये तुम्हारे हाथ में डमरू क्यों है? क्या तुम बंदर का करतब दिखा रही हो? पर रिमझिम, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बताऊं सोनू, मेरे पिताजी ने एक जमींदार से कर्ज लिया था, लेकिन वो चुका नहीं पाए, इसलिए जमींदार ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया है। अब वो मुझे मिलने भी नहीं देते। मैं ये बंदर का करतब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ पैसे जमा कर पाऊं और अपने पिताजी को छुड़ा सकूं। रिमझिम, कितना कर्ज लिया है तुम्हारे पिताजी ने? मुझे बताओ, मैं भी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी के अधीन रहना, वो भी मजबूरी में, कितना तकलीफदेह होता है। 10,000 रुपए का कर्ज है हमारे ऊपर, पर तुमने अभी कहा। तुम्हें कैसे पता कि किसी के अधीन रहना कितना तकलीफदेह होता है? क्या तुम भी कभी ऐसे हालात में थे? हाँ, मैं खुद 10 साल तक किसी के अधीन रहा हूं। रिमझिम, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने भी वही सब झेला, भूखा सोना, मार खाना और फिर सब कुछ चुपचाप सहना। सोनू, कितना अनन्य हुआ है तुम्हारे साथ। सच में दिल से अफसोस है मुझे, और मुझे और भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई तुम्हारे लिए। पता है, जब स्कूल में छुट्टियां होती थी और मैं गांव आती, हर बार तुम्हें ढूंढने निकलती थी, तुम्हारे घर तक जाती थी, पर तुम कभी नहीं मिलते थे। मैं सोचती थी कहां चला गया सोनू, पर अब समझ आया तुम कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। खैर रिमझिम, अब पुरानी बातों को छोड़ो। मुझे बस इस बात की खुशी है कि आज मेरी जिंदगी में वो बाबा आए जिन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी उन्हें अपना समझकर हर पल उनका साथ निभाता हूं। अब बस वही मेरा परिवार है। सोनू, तुम कह रहे थे कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या ये सच है? क्या तुम्हारे पास सच में 10,000 रुपए हैं? देखो रिमझिम, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो बाबा के साथ मैं रहता हूँ शायद उनके पास हो सकते हैं। चलो उनके पास चलते हैं। सोनू, रिमझिम और झमझम तीनों चल पड़े बाबा की दुकान की ओर। कुछ ही देर में वे दुकान पहुंच गए। बाबा, ये है मेरी दोस्त रिमझिम। इसके पापा एक जमींदार के कर्ज में फंसे हैं, 10,000 रुपए का। रिमझिम दिन रात मेहनत कर रही है बस उन्हें छुड़ाने के लिए। बाबा, मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आप भी मदद करो ना। हम दोनों मिलकर इसके पापा को आजाद करवा सकते हैं। सोनू बेटा, तू मेहनती है, ईमानदार है। अगर तेरी दोस्त मुसीबत में है तो ये हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। जाओ और वादा करो कि उसके पिताजी को साथ लेकर ही लौटोगे। बाबा से पैसे मिलते ही सोनू, रिमझिम और झमझम तीनों निकल पड़े उस जमींदार के घर की ओर। रिमझिम के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। आखिर अपने पिताजी से मिलने का वक्त आ ही गया था। सूरज ढलने को था और तीनों एक उम्मीद लिए उस जमींदार के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। अबे कौन हो तुम लोग? यूं बिना पूछे मेरे घर में घुस आए? क्या लेने आए हो यहाँ? सेठ जी, मैं रिमझिम हूँ। मेरे पिताजी को आपने अपने यहाँ काम में बांध रखा है। हम उन्हें आजाद करवाने आए हैं। ये रही पूरी रकम, कृपया उन्हें जाने दीजिए। सेठ ने पैसों को ध्यान से गिना। ठीक है, पूरे हैं, ले जाओ अपने बाप को, और अगली बार कोई एहसान की उम्मीद मत रखना यहाँ। सभी लोग सेठ के घर से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सोनू वापस अपनी दुकान पहुंच गया, जहां बाबा पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अरे वाह सोनू, तुम तो वाकई हीरो निकले। घनश्याम को छुड़ा भी लाए।
मैं तो सोच रहा था आज दुकान तुम्हारे बिना ही बंद करनी पड़ेगी। नहीं बाबा, मेरे रहते आपको अब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं हूं ना, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हाँ, रिमझिम के पिताजी को आप जानते हैं क्या? हाँ, वो रिमझिम के पिताजी मेरे बचपन के दोस्त हैं बेटा। वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। मैंने तेरी आंखों में देखा है, तू उस लड़की को पसंद करता है ना? हाँ बाबा, बचपन से ही मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, पर कभी कह नहीं पाया। बाबा बस मुस्कुराते रहे और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ चले। उधर सोनू ने भी थोड़ी देर में दुकान समेटी और थके कदमों से घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह सोनू हर रोज की तरह समय पर उठा और दुकान खोल दी। पर आज उसका मन कुछ अलग ही था। दिल के किसी कोने में रिमझिम की यादें बार बार दस्तक दे रही थीं। तभी वहां बाबा भी आ पहुंचे। बाबा, आप इतनी सुबह सुबह आ गए, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, आज तो मैं बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कल मैं रिमझिम के घर गया था, उसके पिताजी से मिला और शादी की बात छेड़ी और वो मान भी गए। जल्द ही तुम दोनों की शादी होगी। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर आप आज दुकान संभाल लें तो मैं एक बार रिमझिम से मिलकर आना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, जा बेटा, पर ध्यान रहे शादी की खबर सुनकर उड़ न जाना, वापस भी आना है। तभी सोनू उठ खड़ा हुआ और निकल पड़ा रिमझिम से मिलने। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचा। देखा तो रिमझिम और झमझम पहले से वहां मौजूद थी। अरे सोनू, तुम यहाँ अचानक से क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है रिमझिम, पर मैं ये पूछने आया हूँ कि कल बाबा तुम्हारे घर गए थे क्या? हाँ सोनू, बाबा आए थे। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है। फिर पिताजी ने बताया वो उनके पुराने दोस्त हैं। पर आज तक यही सोच रही हूँ, आखिर वो क्यों आए थे? और तुम्हें ये बात कैसे पता चला? पता है रिमझिम, बाबा कह रहे थे कि वो तुम्हारे घर मेरी और तुम्हारी शादी की बात करने गए थे और तुम्हारे पापा मान भी गए। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सच में अब हम हमेशा साथ रहेंगे सोनू? मुझे तो बस तुम्हारे साथ ही रहना है पूरी जिंदगी। पता नहीं क्यों, पर दिल डरता है, आगे क्या होगा? सोनू और रिमझिम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहे। बचपन की बातें, आज की बातें और आने वाले कल की भी। फिर सोनू ने रिमझिम को अलविदा कहा और वापस दुकान के लिए निकल पड़ा। आ गए बेटा, चलो अच्छा हुआ। अब तुम यहीं रहो दुकान पर, मुझे घर में थोड़ा काम निपटाना है। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं दुकान का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सोनू उस दिन भी दुकान पर बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। दिल में रिमझिम की बातें और आंखों में एक नई जिंदगी का सपना था। और फिर वक्त गुजरा, दिन बदले और वो पल आ ही गया जिसका इंतजार दोनों ने बरसों किया था। सोनू घोड़े पर सवार था, सिर पर सेहरा, चेहरे पर मुस्कान। पीछे बारातियों की टोली, ढोल नगाड़ों की गूंज, हर तरफ मस्ती का आलम। कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था और ये बारात सीधी रिमझिम के मंडप की ओर बढ़ रही थी। आई आई समधी जी, पहले तो हम सिर्फ दोस्त थे, अब देखिए किस्मत का खेल, हम दोनों समधी बन गए। वर और वधू अब मंडप में आमने सामने बैठे थे, जैसे दो अनजानी रेखाएं अब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रही हों। अरे बहन, देख तो सही, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, एकदम राजा रानी जैसे। सही कहा बहन। देखो, अब पंडित जी आखिरी मंत्र पढ़ रहे हैं, अब बस विवाह पूरा होने वाला है। पंडित जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और रिमझिम सोनू की 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारा हौसला बढ़ाती है।